हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग होम साइंस के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी या अन्य जो भी गृह विज्ञान से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित एमसीक्यू हैं, जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है तो कौन सा होता है? परंपरात्मक नाम प्रेम विवाह का ऑप्शन है गंधर्व विवाह, बाहा विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही होगा। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह भी कहा जाता है। प्रेम जो विवाह होते हैं, ये 8 प्रकार के विवाह हिंदू विवाह में बताए गए हैं। कौन कौन से होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आपके पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। तो हिंदू विवाह के प्रकार हैं ये। पहला है इसमें ब्रह्म विवाह। ये कौन सा विवाह होता है? इस विवाह में पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर तलाश कर विवाह करता है। जैसे अरेंज मैरिज होती है, उसमें क्या होता है कि पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर तलाश कर उसका विवाह कराता है। दूसरा विवाह है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है? इस विवाह में पिता अपनी पुत्री को उस पुरोहित को दान में देता है, जो कि निर्धारित यज्ञ को संपन्न करा देता था। तो यहाँ पे पुत्री कर लीजिएगा, ठीक है। तो देव विवाह कौन सा है? वो विवाह होता है जिसमें पिता अपनी पुत्री को उस पुरोहित को दान करता है, जो कि निर्धारित यज्ञ को संपन्न करा देता था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। इसमें क्या होता है? इस विवाह में जब विवाह के लिए इच्छुक ऋषि द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ा बैल और एक गाय दिया जाता था, तब विवाह संपन्न होता था। और इस विवाह को क्या कहा जाता है? आर्ष विवाह कहा जाता है। ये जो भी जितने भी विवाह हम पढ़ रहे हैं, इनकी मीनिंग आप समझ लीजिएगा, कौन सा विवाह कौन से विवाह में क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर है प्रजापत्य विवाह। ये कौन सा विवाह होता है? इसमें कन्या के पिता द्वारा वर वधु को आशीर्वाद दिया जाता है, ठीक है। जो कन्या के पिता हैं वो वर वधु को आशीर्वाद देते हैं, और ये कौन सा विवाह कहलाता है? प्रजापत्य विवाह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। असुर विवाह। असुर विवाह कौन सा विवाह होता है? इसमें क्या होता है? कन्या का जो पिता होता है, कन्या का मूल्य लेकर विवाह कराता है। यानी जो लड़की है वो पैसे जो लड़की के पिता हैं वो पैसे लेंगे लड़के वालों से, ठीक है। तो वो विवाह कौन सा होता है? असुर विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह, जिसकी अभी हमने बात की थी, गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह, जो कि आजकल देखने को भी मिलता है, लव मैरिज यानी कि। राक्षस विवाह कौन सा होता है? युद्ध में स्त्री का हरण करके जब उसे विवाह किया जाता है तो वो राक्षस विवाह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पेशाच विवाह कौन सा होता है? इसमें क्या होता है कि लड़की की सहमति के बिना बलपूर्वक शादी उससे यदि की जाए तो वो कौन सा विवाह कहलाता है? पेशाच विवाह कहलाता है। तो ये हमने 8 प्रकार के विवाह के बारे में जाना, ठीक है। हमने बात की थी यहाँ पर प्रेम विवाह की। प्रेम विवाह यानी गंधर्व विवाह होता है, फिर ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पेशाच विवाह। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। सब यहाँ पर नाम दे दिए मैंने, इनका मतलब क्या होता है ये भी हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है? तो विकास क्रम में शारीरिक विकास की जब हम बात करते हैं तो 2 तरीके से इसमें बताया गया है। पहला है उसमें मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम। तो ये किस तरीके से होता है? ऑप्शन है पैरों से सिर की ओर होने वाला, सिर से हाथ की ओर होने वाला, सिर से पैर की ओर होने वाला, या पैरों से हाथ की ओर होने वाला। तो ये जो मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम होता है ये सिर से पैर की ओर होता है। इसको भी हम व्याख्या में समझ लेते हैं। तो देखिए, क्रियात्मक विकास की विशेषताएं हैं। क्रियात्मक विकास जो होता है ये निश्चित क्रम में अनुकरण करता है, ठीक है। एक निश्चित क्रम में चलता है। 2 प्रमुख क्रम हैं, कौन कौन से हैं? एक है मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम, दूसरा होता है निकट दूर विकास क्रम। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, चाइल्ड डेवलपमेंट का ये आपका टॉपिक है। देखिए, मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम कैसे होता है? पहले बच्चे के सिर का विकास होगा, फिर मुख का होगा, फिर गर्दन का, फिर धड़ का और फिर पैर का। ये जो विकास है सिर से पैर की ओर तो होता है।
ठीक है। दूसरा कौन सा विकास है? निकट दूर विकास क्रम। निकट दूर विकास क्रम में क्या होता है? इस विकास क्रम में केंद्रीय भागों में पहले तथा केंद्र से दूर के भागों में बाद में विकास होता है। यानी जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए भाग होते हैं उनमें पहले विकास होगा और अन्य में बाद में विकास होता है। तो ये निकट दूर विकास क्रम कहलाता है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पूछा भी गया है। तो दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। मस्तिष्काधोमुखी विकास कौन सा होता है? जो सिर से पैर की ओर चलता है। और निकट दूर विकास क्रम जो कि स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसके एक्सिस में होने वाले भागों में पहले विकास होगा और अन्य में बाद में होता है। तो ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोवैज्ञानिक रॉस ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो ये मनोवैज्ञानिक है रॉस, इन्होंने कितने भागों में विकास का वर्गीकरण बताया है? तो ऑप्शन है 2, 4, 3 या 4 भागों में। तो रॉस के अनुसार विकास की जो अवस्थाएं हैं, इन्होंने 4 विकास की अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? तो देखिए, रॉस के अनुसार 4 अवस्थाओं में वर्गीकरण किया गया है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरलॉक का, ज़्यादातर आपसे हरलॉक का पूछा जाता है। और भी कई सारे वैज्ञानिक हैं, मैंने कराया हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण। तो इन्होंने शैशव काल बताया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था बताया है, उत्तर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। शैशव काल इन्होंने 1 से 3 वर्ष का बताया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था इन्होंने 3 से 6 वर्ष की बताई है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की बताई है। और किशोर अवस्था इन्होंने 13 से 18 वर्ष की बताई है। इन्होंने 4 अवस्थाओं में विकास का वर्गीकरण किया है। यही यदि हम बात करें हरलॉक का, जहाँ से आपका क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, हरलॉक ने विकास की कई सारी अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? गर्भकालीन अवस्था इन्होंने बताई है, जो कि गर्भाधान से जन्म तक होती है। जब बच्चा गर्भ में रहता है और जब तक जन्म लेता है तो इसे गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है यानी नवजात काल आता है, जो कि जन्म से 2 सप्ताह तक होता है, यानी 15 दिन तक का ये होता है। शैशव काल अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की इन्होंने बताई है। बाल्यकाल 2 से 6 वर्ष तक। यौवनोत्सुक काल 6 से 12 वर्ष तक इन्होंने बताया है। वहीं बात करें किशोर अवस्था की, किशोर अवस्था 13 से 21 वर्ष की इन्होंने बताई है। प्रौढ़ अवस्था इन्होंने बताई है 21 से 40 वर्ष की। मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष की। और वृद्धावस्था 60 के पश्चात वृद्धावस्था आती है। तो इन्होंने कई सारी अवस्थाओं में विकास की अवस्थाएं बताई हैं, कई सारी। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन बना भी था, शैशव काल की अवस्था शायद पूछा था कितने से कितने वर्ष तक की होती है। तो ये भी आप चीज़ें ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं, कितनी अवस्थाएं बताई हैं, कौन सी अवस्था कब तक की है, तो ये सभी भी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास की कौन सी दशा गैंग एज कहलाती है? तो कौन सी है जिसे गैंग एज या समूह आयु, ठीक है, हिंदी में इसको समूह आयु कहा जाता है। क्वेश्चन आप कैसे भी बन जाते हैं, गैंग एज या समूह आयु या ग्रुप एज भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन है पूर्व बचपन, उत्तर बचपन, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरा अवस्था। तो कौन सी बताई है इन्होंने गैंग एज की अवस्था? उत्तर बचपन, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था इन्होंने बताई है। यदि हम बात करें उत्तर बाल्यावस्था की, तो ये 6 से 12 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष का उत्तर बाल्यावस्था होता है। पूर्व बचपन यानी पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो ये आपका 2 से 6 तक का होता है। ठीक है, तो ये जो उत्तर बाल्यावस्था है जिसकी हम बात करें, जिसमें आपकी गैंग एज आती है, ये एक विशेषता है इसकी। इसमें क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था में कुछ नैतिक गुणों का भी विकास होता है। बच्चे को अच्छे बुरे का ज्ञान होने लगता है, न्यायपूर्ण व्यवहार वो करने लगता है, ईमानदारी तथा सामाजिक मूल्यों की भावना बच्चों में आने लगती है। ये सभी विकास उसमें देखे जाते हैं। क्यूरियोसिटी बच्चों में देखी जाती है, बात बात पर प्रश्न करने की। ठीक है, समूह आयु इसे कहते हैं। क्या होता है इस आयु में, यानी गैंग एज या ग्रुप एज आप बोल सकते हैं, या समूह आयु आप बोल सकते हैं। इस अवस्था में बालक सामूहिकता की भावना उसमें मिलती है, मित्रों के साथ खेलना, समूह बनाकर खेलना, ऐसा इसमें देखा जाता है 6 से 12 की अवस्था में। इसी को गैंग एज कहा जाता है। उत्तर बचपन या फिर उत्तर बाल्यावस्था इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है? ऑप्शन 8 से 12 महीने,
8 से 24 महीने, 12 से 36 महीने या 24 से 48 महीने। तो एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 24 से 48 महीने का बच्चा टॉडलर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या होती है, यानी जो अस्थायी दांत होते हैं जिन्हें हम दूध के दांत या मिल्क टीथ भी कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 20, 22, 30 या 24। तो अस्थायी दांत यानी कि जो मिल्क टीथ होते हैं इनकी संख्या 20 होती है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। टीथ वाला टॉपिक मैंने कराया हुआ है। देखिए, एक तो होते हैं स्थायी टीथ और एक होते हैं अस्थायी टीथ। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके 20 दांत होते हैं जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। कृंतक होते हैं उसमें 8, रदनक 4 होते हैं, प्रीमोलर उसके होते नहीं हैं और जो मोलर होते हैं वो होते हैं 8, इसलिए ये 20 दांत होते हैं। ठीक है, टोटल कितने हुए? 20 हुए। परमानेंट टीथ की बात करें तो इंसीजियर होते हैं, कैनाइन होते हैं और प्रीमोलर और मोलर, तो इन सब को मिलाकर कितने होते हैं? 32 यानी 32 टीथ होते हैं। दांतों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, कृंतक, रदनक, अग्र चवड़क, चवड़क। ठीक है, ये टॉपिक मैंने काफ़ी अच्छे से कराया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है रदनक कितने होते हैं, कैनाइन, ठीक है, या फिर कृंतक कितने होते हैं, तो इनकी संख्या भी आपसे पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का हो जाता है। जब बच्चे का प्रथम जन्मदिन होता है यानी बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो उसका वजन कितना हो जाता है? तो ऑप्शन है 2 गुना बढ़ जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या 4 गुना बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ जाता है? तो प्रथम जन्मदिन का इसमें पूछा है, यानी जब बच्चा जन्म लिया था जब उसका वजन, और जब उसका प्रथम जन्मदिन आया तब कितना वजन उसका बढ़ गया। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन 20 में सही होगा, 3 गुना। इसको हम व्याख्या में देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अब ऐसा ही नहीं है सिर्फ आपसे 1 वर्ष का पूछा जाए, प्रथम जन्मदिन का ही पूछा जाए, आपसे 2 वर्ष का भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का जो वजन होता है, औसत वजन की हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, ऐसे तो सभी का कम या ज़्यादा होता है, लेकिन एवरेज जो बताया गया है लड़का और लड़की का वज़न दोनों का हम देखेंगे। जन्म के समय यदि वज़न की बात की जाए तो 3.1 होता है लड़के का और लड़की का होता है 3.2। ठीक है, 4 से 6 माह में यदि देखा जाए तो 7.4 हो जाता है और 7.0 हो जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है। वहीं 12 महीने में देखा जाए तो 9.3 और 9.0 हो जाता है, यानी 3 गुना बढ़ जाता है। 6 महीने का आपसे पूछे तो 2 गुना बढ़ जाता है। यदि आपसे पूछे 1 साल का, 12 महीने का आपसे पूछे तो 3 गुना बढ़ जाता है। वहीं 24 माह का यदि हम बात करें, 2 साल की यदि हम बात करें तो 11.9 और 11.6 हो जाता है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा टेबल, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विकास का क्रम है, तो विकास का क्रम कैसा है? ऑप्शन है धड़, पैर, गर्दन, सिर, मुख। मुख, गर्दन, धड़, पैर, सिर, सिर, मुख, गर्दन, धड़, पैर, या इनमें से कोई नहीं। तो विकास का क्रम जो होगा वो कैसे होगा? तो देखिए, अभी हमने बात की थी 2 तरीके का विकास क्रम हमने देखा था, निकट दूर क्रम वाला और मस्तकाभिमुखी विकास क्रम। ठीक है, 2 हमने देखे थे। तो उसमें जब हमने बात की थी सिर, मुख, गर्दन और धड़, पैर, ठीक है, इस तरीके से बच्चे का विकास होता है। पहले सिर का होगा, फिर मुख का, फिर गर्दन का, फिर धड़ का और फिर पैरों का विकास होगा। तो ये विकास का क्रम है। यदि आपसे इस तरीके से पूछा जाए तो आप इसी को सही मानिएगा। आगे चलते हैं। नवजात काल है, तो नवजात काल कैसा है? समायोजन की अवस्था है, आत्मनिर्भरता की अवस्था है, समस्या अवस्था है, या फिर अनुकरण की अवस्था है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। अब बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, नवजात काल, तो नवजात काल में आप समझ सकते हैं कि ये जो अवस्था होती है बच्चे की, आत्मनिर्भर तो नहीं बनेगा बच्चा। ठीक है, अब बच्चा इतना छोटा है, जन्म के बाद ही तो नवजात काल आता है। नवजात काल कब से कब तक का होता है? तो जन्म से 2 सप्ताह का होता है। ऐसे में बच्चा आत्मनिर्भर भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, समस्या की अवस्था भी नहीं होती है और अनुकरण की अवस्था भी नहीं होती है, यानी समायोजन की अवस्था ये कहलाती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो नवजात काल है इसकी अवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक होती है हरलॉक के अनुसार। ठीक है,
ये जो नवजात काल है इसे समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है, यानी द पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट की अवस्था। क्यों कहा जाता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो वो उसे एक अलग ही वातावरण मिलता है। पहले वो माँ के गर्भ में था, लेकिन जैसे ही जन्म लिया बाहरी वातावरण में आया तो वहाँ पर उसे समायोजन करना पड़ता है। तो ये कैसी अवस्था कहलाती है? समायोजन यानी एडजस्टमेंट की अवस्था ये कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग धुएं से नहीं होता है? धुएं का इसमें पूछा गया कौन सा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नहीं कहाँ पर पूछा गया है या होता है धुएं से, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन है सूखा रोग यानी रिकेट्स, ठीक है, गले का कैंसर, त्वचा का कैंसर, श्वसन संबंधी समस्याएं। तो आपको पता है कि जो रिकेट्स है वो किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। सूखा रोग यानी रिकेट्स, ठीक है, गले का कैंसर धुएं से हो सकता है, त्वचा का कैंसर भी हो सकता है और श्वसन संबंधी समस्याएं भी होती हैं। किसके कारण? धुएं के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था। तो किसने 4 अवस्थाएं बताई हैं? इसमें आपको देखो एक चीज़ तो याद रखनी है कि जितने भी विकास है, संज्ञानात्मक विकास हो गया, मनोवैज्ञानिक विकास, जितने भी आपके विकास हैं, ठीक है, तो इसमें संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें पियाजे, कोहलर, स्किनर या एरिक्सन। तो किसने किया है संज्ञानात्मक विकास की? यदि हम बात करें तो इसमें ऑप्शन आपका पियाजे आएगा। पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित इन्होंने 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है। कौन सी 4 अवस्थाएं हैं वो? तो देखिए 4 अवस्थाएं हैं इसमें। सेंसोरी मीटर की अवस्था जो कि कब से कब तक की होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की होती है सेंसोरी मीटर की अवस्था। ये जो भी पियाजे ने संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत बताए हैं, इसके अनुसार क्या होता है? बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसके मस्तिष्क का भी विकास होता है और उसके जो अनुभव का क्षेत्र है वो भी विस्तृत होता है। तो इन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अवस्थाओं को वर्गीकृत किया है। सेंसोरी मीटर की अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इनको एक तो आपको इनको याद रखना है, ठीक है, इनको सीक्वेंस से ही आपको याद रखना है। दूसरा कब से कब तक की होती है और इनको इंग्लिश में ही आप याद रखिएगा। दूसरी है प्री ऑपरेशनल अवस्था, तो ये 2 से 7 वर्ष की होती है। तीसरी है क्रंकित ऑपरेशन अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था जो कि प्रौढ़ अवस्था तक होती है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है सीक्वेंस में प्री ऑपरेशनल पहले लगा देता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये दूसरे नंबर की होती है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल दूसरे नंबर की है 2 से 7 वर्ष। तो इनको आपको ध्यान में रखना है कौन सी कितने वर्ष तक की होती है। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की। किसने? पियाजे ने। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास यानी कि बच्चे का मस्तिष्क का विकास है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे मस्तिष्क का विकास भी होता है और उसके अनुभव का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं। ऑप्शन है स्टेनली हॉल, पेस्टोलॉजी, पियाजे या फिर वाइगोत्स्की। तो किसको माना है बाल मनोविज्ञान का जनक? तो इसमें पेस्टोलॉजी को माना गया है। वही यदि आपसे बाल विकास का जनक पूछता, यानी यहाँ पर बाल मनोविज्ञान ना लिखकर बाल विकास लिखा होता, तो आपको बताना था स्टेनली हॉल। ठीक है, तो इसमें आपका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी को माना गया है। वहीं बाल विकास का जनक पूछा जाए तो स्टेनली हॉल को माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 का विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की थीम क्या थी? WHO की थीम यहाँ पर पूछी गई है। जितने भी संगठन हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे यूनिसेफ हो गया, DWCRA जो भी है, ठीक है, ICDS हो गया, ये कब आए थे, ठीक है, इनका क्या कार्य है, ये सभी जितने भी प्रोग्राम हैं पूछे जा सकते हैं। वहीं WHO को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या इसकी थीम रही, प्रतिवर्ष ये कब मनाया जाता है, कब ये आया और कब से ये मनाया जा रहा है, इसकी थीम क्या है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्ष 2022 की इसमें थीम पूछी है। ऑप्शन है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण, हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो इसकी थीम WHO की 2022 की थीम थी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य है।
इसको हम देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार की इसकी थीम थी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप की भी। आगे बढ़ते हैं। राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन क्या है? ऑप्शन है एंटीबायोटिक है, रंजक पदार्थ है, विटामिन है या फिर पौधा है। राइबोफ्लेविन क्या होता है? ये एक प्रकार का विटामिन होता है। कौन सा विटामिन होता है? तो ये जो विटामिन होता है B2 विटामिन होता है। ठीक है, विटामिन B2 होता है। ये इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है और इसकी कमी से क्या होता है? शरीर के भार में कमी आ जाती है, मुंह में छाले निकल आते हैं, भूख नहीं लगती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये क्या है? विटामिन है, विटामिन B। ठीक है, राइबोफ्लेविन इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI ज्ञात करने के लिए किन तथ्यों की आवश्यकता होती है? तो BMI के लिए किन तथ्यों की आवश्यकता होती है? देखिए, यहाँ से BMI से आपको फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो BMI की फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। और इसको ज्ञात करने के लिए किन तथ्यों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है उसके वजन की, उसकी लंबाई की, वजन एवं लंबाई दोनों की, या उसके आय की। तो इसमें वजन और लंबाई दोनों की आवश्यकता होती है। BMI निकालते कैसे हैं? वेट इन kg, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपसे नहीं पूछेगा, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। BMI किससे संबंधित है? तो वजन एवं लंबाई दोनों को ज्ञात करने के लिए BMI हम निकालते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो कि पूछे जा सकते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं। ठीक है, यदि किसी को कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को भी आप लोग लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लग रहा है कुछ तो आप कमेंट करें, ठीक है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, शेयर भी करें और भी अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, थैंक यू।